बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है और ये कहा गया है कि चूँकि नैब की जानिब से रेफरेंस फाइल किया गया है जाली अकाउंट केस में, इसलिए बेहतर यह है कि शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि कराची प्रेस क्लब में की गई, जिससे जब इससे खिताब किया नवाब तैमूर तालपुर, जो कि सूबाई वज़ीर हैं, इसके अलावा आजिज़ ढामरा और उवैस कादिर शाह, एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख पर इल्ज़ामात लगाए गए। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रेफरेंसेस सर फाइल होते हैं, बड़े लोगों के खिलाफ तहकीकात चलती हैं, शवाहिद हों नहीं हों, बहुत से लोग, मतलब मेजॉरिटी लोग तो सर बाइज्जत बरी हो जाते हैं हमारे मुल्क में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक बात है और आजकल हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े जो सियासी गैंगस्टर्स हैं उनका भी नजर आ रहा है कि जितने भी उन पे इल्जाम थे, जितने भी केसेस थे, उन तमाम केसेस से वो भी बरी होते जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, अपने अदालती निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। हमें अपनी जो हमारे जजेस बैठे हुए हैं उनकी आसानी के लिए जो है निज़ाम को बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि किसी किस्म का कोई क्रिमिनल है, इसकी कोई करप्शन के केसेस हैं, तो उसके ऊपर हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है ना। क्या बेड़ा खाली तहरीक इंसाफ ने रखा है, उठाया है कि इन तमाम परेशानियों को अपने मथे लें? सवाल तो यह है कि 18वीं तरमीम लाने वाली भी तो आप ही थे ना, आप ही की जमात थी। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, तहरीक इंसाफ तो अपनी जिम्मेदारी उठा रही है। तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर जो है काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। सर, आपके जो वफाकी वजीर हैं रेलवे के, शेख रशीद साहब, उन्होंने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खास तौर पे वज़ीर आला सिंध जो है बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। आज सर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसमें इस बात को कोट किया गया और ये कहा गया कि चूंकि शेख रशीद साहब ने भी कहा, इसका मतलब है पार्टी की कोई प्लानिंग थी कि नैब के जरिए जो है वो केसेस या रेफरेंस दायर किया जाए और वज़ीर आला सिंध को काम करने से रोका जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आप बात समझे नहीं। टफ टाइम से मुराद ये है कि करप्शन के ऊपर बहुत टफ टाइम दिया हुआ है। क्योंकि देखिए करप्शन तो है ना सिंध में, कम तो नहीं है, लेकिन ये तो सरदार है ना, उनके सबसे टॉप पे बैठे हुए, जाहिर है वजीर आला हैं, इनकी जिम्मेदारी है देखना। तो वो जो बात कहनी थी कि बहुत टफ टाइम दिया हुआ है, वो टफ टाइम मुल्क को टाइम दिया हुआ उन्होंने। कि सूबे सिंध के अंदर जिस तरीके से एक करप्शन का बाजार गर्म है, सूबे सिंध के अंदर जिस तरीके से लूटमार का बाजार गर्म है, सूबे सिंध के अंदर जिस तरह जो है बेजाब्तियां हो रही हैं, जो अरबों रुपए की ऑडिटर की जो है वो सामने लेकर आई जा रही है। तो टफ टाइम से मुराद ये कि उन्होंने पूरे मुल्क को टफ टाइम दिया हुआ है। हम परेशान हैं इनसे कि किस तरीके से जो है सूबे सिंध में से करप्शन का खात्मा किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि पंजाब में और केपी में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है और हम उसको लुक आफ्टर करें। हम विल मेक श्योर कि कोई हमारा शख्स इस तरह की करप्शन में मुलविस ना हो। लेकिन जो टफ टाइम इधर मुराद अली शाह ने करप्शन के ऊपर दिया हुआ, उसका हम क्या करें? उसकी खात्मे की हमारी फिक्र है और जाहिर है कि हम चाहते हैं कि मुल्क भर जो है पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है वो करप्शन से पाक साफ हो जाए। खुर्रम शेर ज़मान साहब, आप क्या समझते हैं? इस्तीफे का जो मुतालबा किया जाता है सर, क्या किसी भी शख्स या हुकूमती रुकन के खिलाफ अगर कोई केस फाइल हो जाता है तो क्या उसे फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए? सर बातें फॉरेन फंडिंग की भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 2014 से एक केस को रोका हुआ है जिसमें फैसला नहीं होता। मुखालिफ पार्टी के यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए तो 6 महीने में फैसले आ जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस न चलाया जाता है, ना फैसला दिया जाता है? नहीं, केस चलाएं, उसका फैसला भी दें। और मैं तो खुद तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि हमारा निज़ाम कैसा है, हमारा सिस्टम कैसा है, किस तरीके से फंडिंग हमारे पास आती है, किस तरह प्रेसिडेंट पार्टी चेक भी ऐसा साइन नहीं कर सकता जिसके अंदर मुझे यकीन ना होगा कोई किसी किस्म की गलती ना हो। और ऐसी फर्म्स हमारे पास जो है ना बैठी हुई है जो कि हमारे अकाउंट्स को ऑडिट कर रही है। 40,000 डोनर्स का हिसाब हमारे पास पड़ा हुआ है। इनके पास तो 4,000 डोनर्स का भी हिसाब नहीं होगा, हमारे पास तो 40,000 डोनर्स का हिसाब है। और देखें, ये मामला तो शुरू हुआ है तहरीक इंसाफ से, लेकिन ये खत्म पीडीएम के ऊपर होगा। सबको हिसाब देना पड़ेगा और हम तो जरूर देंगे हिसाब किताब। ये हिसाब अब इनको भी देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि इनके जो जलसे हो रहे हैं, जलूस हो रहे हैं, ये सारा सारा वो कहाँ से आ रहा है। तो हम तो कॉन्फिडेंट हैं और मैं क्योंकि पार्टी अच्छी तरह जानता हूँ
मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो ना पैसे आ। जी खुर्रम साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे सिंध में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं अगर बात की जाए तो, ख़ास तौर पे जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से हुआ, मुस्ताफ़ी हुए, आज यानी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इस्तीफ़ा जमा कराया, फिर इंटरनली पार्टी के अंदर भी कुछ मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग थे और शायद कुछ लोग इख्तलाफ रखते हैं हलीम आदिल शेख साहब के कायदे पे इख्तलाफ उनको नॉमिनेट करने पर। क्या कहेंगे सर आप? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। ये वो जमात नहीं है जो बंदूक के जोर पे काम करा लिया जाए, पैसे के जोर पे काम करा लिया जाए। कोई निज़ाम यहाँ पे जो पीटीआई के अंदर बिल्कुल डिफरेंट। हम अपनी राय जरूर रखते हैं, राय जरूर दी जाती है, लेकिन ये याद रखिए कि जो फैसला पार्टी की लीडरशिप का होता है, मैं वजीर आज़म साहब की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो जाहिर है कि वो फैसला फाइनल ही होता है, लेकिन उनके अलावा भी जो हमारी पार्टी की लीडरशिप से मुराद कि जो हमारे सीनियर पार्टी के मेंबर्स हैं, अगर उनकी तरफ से कोई हुक्म आता है तो फैसला फाइनल होता है। लेकिन हर शख्स को अपनी राय देने का इजहार, अपनी राय का इजहार करने का इख्तियार उसके पास होता है। और जहां तक रही लीडर ऑफ अपोजिशन की बात, तो वो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी जमातें जिसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो 2-2 साल का टेन्योर, आधे साल का करते हैं, आधा टेन्योर में किसी और को मौका दिया जाता है, ताकि कोई शख्स ये फील ना करे कि मैं पार्टी में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसको पोजीशन ना मिल रही हो। तो इसी तरीके से फिरदौस भाई ने अपना टाइम 2.5 साल का बड़ा जबरदस्त टाइम गुजारा, और अब जाहिर है कि हलीम आदिल शेख भी पार्टी के सीनियर मेंबर है, पार्टी ने उनको मौका दिया है कि वो भी सीट पर आए, संभालें और अपनी जो है अपनी मेहनत जो जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिंध भर में किया वो इसको सीट पर आके जो है ना और मजबूत तरीके से आवाज उठाए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खुर्रम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि आज भी फिरदौस शमीम नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साफ उससे जाहिर था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो नहीं बता पा रहे। वो कह रहे हैं वक्त आने पे मैं जो असबाब हैं अपने इस्तीफे के वो सामने लेके आऊंगा। सर, क्या मैं आपसे एक न्यूट्रल राय जानना चाहूंगा। देखिए सर, कुछ लोग होते हैं जो तेज जबान रखते हैं या ऐसी जबान रखते हैं जो शायद लोगों को तकलीफ भी पहुंचती हो। क्या सर वो जो उनका जुमला था जो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए असद उमर के लिए कहा और जिसे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलाया गया, क्या वो जुमला सबब बना फिरदौस शमीम नकवी साहब के इस्तीफे का? नहीं, आप यकीन कर लें कि बिल्कुल भी ऐसा सबब नहीं था। वज़ीर आज़म एक बहुत बड़े दिल रखने वाले शख्सियत हैं और उनको इस तरह की बातों से कुछ नहीं होता। फिरदौस शमीम नकवी पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर हैं और अगर कुछ ऐसे अल्फाज निकले तो वो भी स्लिप ऑफ टंग था और वो जाहिर है कि हमें नजर भी आ रहा था, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन यह है कि पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पीटीआई कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी जमात है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं उसके अंदर, सीनियर मेंबर हैं, जूनियर मेंबर्स हैं। तो मौका सबको दिया जाता है, हर एक को मौका मिलता है कि वो जो है मेहनत करे। खुर्रम साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी जी। 2013-2018 में उस वक्त मैं खुद भी असेंबली में था और मैं पार्लियामेंट्री जो है रह चुका था असेंबली में। इसी तरीके से बिलाल गफ्फार है, उनको मौका दिया, वो पार्लियामेंट्री लीडर बने। तो एक अच्छी बात है कि सब मेंबर्स को, तमाम सीनियर मेंबर्स को, उनको सीनियर पोजीशन दी जा रही है और उनको मौका दिया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सर, ये तो पार्टी के अंदर की बात मैंने आपसे की। अब अगर हम आपके इत्तेहादियों की बात करते हैं तो सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी इस नाम पर यानी इख्तिलाफ था और ये तमाम चीज़ें ज़राए के हवाले से या राब्ता कमेटी के इजलास के हवाले से सामने भी आई, मीडिया पे भी आई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने साफ कह दिया था कि जी अगर कायदे इस पर इख्तिलाफ आप बदलना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना हो, चाहे आप जीडीए से लगा दें, अगर आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ये सीट नहीं देना चाहते। यही वजह है कि मलीर की सीट पे सर उन्होंने अपना कैंडिडेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बैठाया नहीं। हालांकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और दीगर रहनुमा जो हैं वो तमाम गए बहादुराबाद, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की। कंबाइंड स्ट्रैटेजी इस वक्त चलाई जा रही है, पीडीएम की जानिब से एक कैंडिडेट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट उनका अलग है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कैंडिडेट अलग है। क्या कहेंगे सर? अच्छा जी खुर्रम साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी मुनक़ता हो रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एमक्यूएम जो है वो हमारी इत्तेहादी तो जरूर है। जी जी। तो
इलेक्शन में अगर हिस्सा नहीं लेगी तो उसने अपने वोटर्स को क्या जवाब देना होगा। सो इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर एमकेएम जो है वो इलेक्शन लड़ रही है हमारे साथ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब एप्लीकेशन जमा होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन की असेंबली में, तो आप देख लीजिएगा उसके अंदर एमकेएम के तमाम मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे। अच्छा, यानी आपके ख्याल में, यानी आपका ये कहना है कि वैसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है, लेकिन पब्लिकली ये कहा जा रहा है कि जी वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। खुर्रम साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी, अच्छा सर, किसी किस्म का भी एतराज है? जी जी जी। तो खुर्रम साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सूबाई वज़रा ने भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है हलीम आदिल शेख को। मतलब सर क्या वजह है? क्या कोई क्योंकि हलीम आदिल शेख साहब ने बड़े दावे किए थे, पहले भी सिंध हुकूमत का दावा गिराने का किया गया था, और शायद आपस में फिरदौस शमीम नकवी, मुबैना तौर पे सर कुछ ऐसा लगता था कि शायद फिरदौस शमीम नकवी साहब और हलीम आदिल शेख के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते थे, जिसकी वजह से बहुत जो दावे थे वो पूरे नहीं हो सके। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे ख्याल से देखें, हमारी पार्टी के जाती मामला है कि हमने किस शख्स को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना है और किसको पार्लियामेंट्री लीडर बनाना है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या चाहे, उनका इस बात से ताल्लुक ही क्या है, और हमें जो अच्छा लगेगा हम बनाएंगे। वज़ीर आज़म साहब की चॉइस है ये, उनका फैसला है ये, और पार्टी की सीनियर लीडरशिप का फैसला है। मैं समझता हूँ कि हलीम आदिल शेख साहब जो है वो एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक बहुत अच्छा अपना किरदार अदा करेंगे। वो वैसे भी सूबे भर के अंदर एक ऑपोजिशन मेंबर के हिसाब से बहुत अच्छा किरदार अपना अदा कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि ये जो बाकी के 2.5 साल होंगे इसमें पीपल्स पार्टी को अगर हमने चलने ना चबा दिया तो याद करेंगे। अच्छा सर, बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, उस पर यस या नो में कमेंट चाहूंगा सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नर राज का प्लान कर रही है। क्या ये बात दुरुस्त है सर? सिंध में हमारे पास जो सूबे सिंध के हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं कराची को चल नहीं बात कर लेता हूँ, बात करूंगा कराची तो नाराजगी हो जाएगी। आप लाड़काना के हालात देख लें, आप नवाब शाह के देख लें, आप सेवन के देख लें, आप दादू के देख लें, आप सखर के देख लें। कोई ऐसा शहर है कराची के अंदर जिसके हालात अच्छे हों, वो बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हो, जहाँ पे आवाम को पीने का पानी मुयसर हो, जहाँ पे आवाम को बच्चों को स्कूलों में तालीम हो, अस्पतालों में इलाज, लॉ एंड ऑर्डर के हालात हो, तो हालात तो अच्छे नहीं है। हमने तो वज़ीर आज़म साहब से खुद हम समझते हैं कि हम उठाने चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, जिसके जरिए सूबे सिंध की आवाम के मसाइल जो है कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कसम खाकर आई कि उसने कुछ काम नहीं करना है, ना तो लड़काना में करना है, ना कराची में करना है। इनका जो मकसद है वो आपके सामने है। आपके सामने किस तरह मुराद अली शाह के ऊपर इस वक्त जो है वो इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। आपके सामने कि इनकी जितने लीडरान है उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, कितने परसेंट के नाम से वो पहचाने जाते हैं। तो इशूज तो हैं बहुत सारे, और मेरी अपनी जाती तौर पर ये राय है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सूबे सिंध के अंदर जो है इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए, ताकि सिंध में रहने वाले जो हमारे सिंध के रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। पीपल्स पार्टी की मौजूदगी के अंदर जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती है, ये बद से बदतर होती जाएगी, इसमें बेहतरी नहीं आएगी। सो जाहिर है कि अवाम ये कहती है कि वजीर आजम का सिर्फ पंजाब के पी बलूचिस्तान में वजीर आजम साहब का क्या सिंध है, तो ये सूबा सिंध भी वजीर आजम का है और पूरा पाकिस्तान जिस तरह वजीर आजम का है, तो उनको बहुत ज्यादा फिक्र है सूबे सिंध की कि हम किस तरह इसके मसाइल हल करें, किस तरह छुटकारा करें पीपल्स पार्टी से, क्योंकि काम तो इन्होंने करना नहीं किसी भी हाल के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और ख़ास तौर पे जो एक तनकीद का सिलसिला जारी है, न सिर्फ सिंध हुकूमत की जानिब से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तनकीद का सिलसिला जारी है। और सिंध हुकूमत की जानिब से जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें सूबाई वज़रा तैमूर तालपुर और इसके अलावा उवैस कादिर शाह और आजिज़ धामरा साहब ने जो है ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें ख़ास तौर पे जो सिंध असम्बली में नए मुंतखब होने वाले जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं हलीम आदिल शेख, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी। जी धामरा साहब, क्या वजह है सर कि हलीम आदिल शेख साहब के नाम पे जो है वो काफ़ी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, यानी ख़ास तौर पे रद्द अमल
काफी नजर आया। इससे पहले भी तो सर कायदे इस पे इख्तिलाफ पार्टी से कोई भी हो, लेकिन इस एक नाम पे आखिर इतना जो है रद्द अमल क्यों आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने जो रद्दअमल दिया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में दिया था। और जब तक उनकी अपनी पार्टी का ये इशू चल रहा था कि किसको उतारा जा रहा है, किसको रख रहा है, और साबका जो उनके अपोजिशन लीडर थे उन्होंने तो खुद इनके प्राइम मिनिस्टर और असद उमर इनके जो वज़रा हैं और जैदी साहब, उनको शर्म दिलाई थी और उनको ये कहा था कि आप कराची की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। तो उन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं था, मगर उन्होंने ये बात जो है वो मीडिया के सामने कही थी। जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं नए, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने जरा वो आईना दिखाया। और मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद एक शख्स है जिनका ताल्लुक पिंडी से है गालबन, जो हर हुकूमत में रहते हैं जी जी। और इनकी हुकूमत में भी वो पोर्टफोलियो चेंज करके अहम पोजीशन पे हैं। 4 दिन उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इन हुक्मरानों को, मीन्स के जो फेडरल के हुक्मरान हैं, उनको अगर सबसे ज्यादा कोई मुश्किलात है या टफ टाइम है, वो एक शख्स है जिनका नाम है सैयद मुराद अली शाह। 4 दिन पहले इनके वजीर जो हैं इरिटेट हो रहे हैं, इरिटेशन का मुजाहरा कर रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि वो वजीर आला जो अपने सूबे की बात करता है, एनएफसी की बात करता है, चीनी की बात करता है, दवाई की बात करता है, तमाम इश्यूज पे उन्होंने डिटेल बताई है। वो वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है, मैं आपको भेज सकता हूं कि उसमें जो है वो वजीर आला जो है वो बड़ी सख्त अपोजिशन कर रहे हैं हुक्मरानों के खिलाफ। और 4 दिन के बाद नेब साहिबा जो है वो रेफरेंस दायर कर देती है चीफ मिनिस्टर सिंध के ऊपर। तो आज अपोजिशन लीडर जो है पीटीआई के, उन्होंने उस बात को जब तनकीद का निशाना बनाया, तो मैंने तो एक सवाल रखा है उनके सामने कि वो या तो शेख रशीद के इस इंटरव्यू जो मैंने मीडिया में ओपन करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, वो क्लिप, या तो शेख रशीद सही कह रहे हैं या तो मौजूदा जो अपोजिशन लीडर है वो सही कह रहे हैं। अगर मौजूदा अपोजिशन लीडर ठीक बात कह रहे हैं तो शेख रशीद को वजारत से निकाल दें, अगर वो बात ठीक कह रहे हैं तो इनको माफी लेनी चाहिए कि आज उन्होंने अपने किसी आकाओं को खुश करने के लिए चीफ मिनिस्टर पे बात की है और वो नेब के खुद साख्ता तर्जुमान बन के बात कर रहे हैं। अच्छा सर, यानी उनके हवाले से खास तौर पे जो बातें की गई या जिस तरीके से कहा गया, सर केस तो कोई भी उनपे भी साबित नहीं हुआ है ना, चाहे लैंड ग्रैबिंग की बात की जाए या दूसरा आज एक मुन्नी बेगम के फार्म हाउस का भी जिक्र किया गया, तो सर लेकिन उसमें भी सबूत तो मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखें, एक कमेटी ने अपना फैसला सुनाया था दिसंबर 2019 में, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हम तो यही सवाल जो आप हमसे कह रहे हैं, हम यही सवाल कह रहे हैं कि आखिर वो क्या वजूहत है कि मौजूदा जो इनके अपोजिशन लीडर हैं या इनके जो बनी गाला में लोग बैठे हुए हैं या काबीना में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ ये सारी चीजें होने के बावजूद कुछ फैसले क्यों नहीं हो रहे। हमने आज एस अकबर खान के केस का भी हवाला दिया कि 6 साल से अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको जो बुनियादी रुकन है जिनका ताल्लुक पीपुल्स पार्टी से नहीं है, जिनका ताल्लुक पीएमएल-एन से नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि हमने पार्टी का बुनियादी इस बात पे रखा था कि करप्शन के खिलाफ बात करनी है, और उनके एक साथी जो है जो बुनियादी रुकन थे पीटीआई के, वो क्लेम कर रहे हैं 6 साल से मारे मारे फिर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला नहीं दे रही है 6 साल से। उसके बाद एक रिटायर्ड बाजवा थे जो एफआईए के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि चीनी कमीशन में 400 अरब रुपए का इस कौम को टीका लगा है, करप्शन हुई है, और वो सारे लोग जो हैं वो काबीना में बैठे हुए हैं। आप उसके खिलाफ चले जाते हैं मौजूदा हुक्मरान अगर इतने क्रेडिबल है कि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि एफआईए के साबिक डीजी पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा सरकारी मुलाजिम है जो अपने टेन्योर की रिटायरमेंट के 15 दिन पहले रिजाइन दे दे, और रिजाइन के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में तमाम जो इल्जामात हैं, जो चार्जेस हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर लगाए हैं, मगर उस पर भी पीटीआई खामोश है, कोई इदारा सो मोटो नहीं लेता। तो मौजूदा जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ हमारे एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं लाला रहीम, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की हुई है, 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैंने आज हाथ जोड़ के उन तमाम ऑनरेबल इदारों को ये रिक्वेस्ट की है, ये कहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जब पीटीआई के कंसर्न लोगों के खिलाफ अगर कोई मवाद कोई आके पिटीशन की सूरत में पेश करता है तो कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये केसेस आप चलने दें, आपको पता पड़ जाएगा कि हमारी बातों में कितनी सदाकत है। बाकी रुकावट जो है
वो पता नहीं क्यों इन केसों में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वहां पर रुक जाती है। ये कोई नई बात नहीं, मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा आप इस बात से अवेयर होंगे। सर, क्या ये भी वजह है कि हलीम आदिल शेख साहब की जानिब से काफी टफ टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दिया जाता है, खासतौर पे यानी ऐसे जो इलाके हैं जो कि कराची के सबब समझे जाते हैं, जहाँ जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, कि आप कराची से बाहर निकल जाएं, हैदराबाद, मीरपुर खास पे दूसरी जगहों पे, चाहे इलेक्शन हो, उसमें जितने झगड़े होते हैं उसमें बाकायदा पर्चे कटते हैं हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ। तो सर, क्या ये वजह है कि हलीम आदिल शेख को पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, पसंद करने और ना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सियासत करें और बिल्कुल सियासत करनी चाहिए उनको, मगर जिस टाइप के वो इल्जामात लगा रहे हैं, और आज चीफ मिनिस्टर सिंध के ऊपर जिनके खिलाफ इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं, मैं तो वो कह रहा हूं कि शेख रशीद 4 दिन पहले क्या कह रहे हैं, और जब शेख रशीद ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरानों के सामने चीफ मिनिस्टर सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब जो हैं वो रुकावट है उनको टफ टाइम देने में, उनके सर का दर्द बनने में, 4 दिन के बाद नेब जो है वो सोकाल जो नेब है वो रेफरेंस दाखिल कर देती है, तो ये क्या है, फिर ये क्या है? तो इसलिए वो उनसे पूछे कि जिस शख्स के खिलाफ लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो वो उनके वजीर कह रहे हैं कि ये हमारे सर का दर्द बना हुआ है, और सियासत पे कोई पाबंदी नहीं है, वो घूमते हैं और प्रोटोकॉल में घूमते हैं। पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, 2-2 मोबाइलें लेके घूमते हैं, और वो पार्लियामानी लीडर की हैसियत में 2-2 मोबाइलों में घूमते हैं। तो पीपुल्स पार्टी इस बात से कतई खौफजदा नहीं है, बल्कि हम अगर वो ये कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो 2-2 पुलिस मोबाइल में घूमते हैं, और ये चेक कर लें आप कि सिंध में पूरे सूबे में वो कहीं भी गए हैं तो पुलिस प्रोटोकॉल में गए हैं। तो हम तो इस पे कंप्रोमाइज नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी जान को खतरा है और वो हमारा सख्त मुखालिफ भी है, मगर उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है, तो आपका ये सवाल जो है वो बिल्कुल अहमियत नहीं रखता कि हम कोई उससे इरिटेट होते हैं, मगर हम उससे सिर्फ ये कहते हैं कि आप जिन जिन चीजों के इल्जामात लगाते हैं आपके ऊपर भी वो इल्जामात हैं, तो आप ये कहते हैं कि इल्जाम लगाने के बिहाफ पे पीपुल्स पार्टी अगर चोर है तो ये इल्जाम आपके ऊपर भी है, फिर हो सकता है आप भी चोर हो। और वो जो मैं पिटीशन हाई कोर्ट वाली बात कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ऑनरेबल हाई कोर्ट आप सिंध हाई कोर्ट को ये अपील करता हूं, मैंने आज भी हाथ जोड़ के की है कि उस पे ऊपर अगर मैं मुतालबा करता हूं आपके चैनल से ये रिकॉर्ड पे रखी जाए चीज कि मैं कह रहा हूं, मैं अपील कर रहा हूं कि ये पिटीशन लाला रहीम की जो है उस पे जितनी तेजी के साथ ये सुनवाइयां होंगी, आपको पता चल जाएगा कि जो लोग हमें इल्जाम के बुनियाद पर चोर चोर कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो चोर नहीं वो डाकू साबित होंगे। बिल्कुल आजिज हमरा साहब, मेरी इस हवाले से लाला रहीम साहब से बात भी हुई है, और मेरी कोशिश भी थी कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम करूं जिसमें हलीम आदिल शेख साहब को और उनको साथ बैठाऊं। ये बाकायदा होता, लेकिन ये हो नहीं पाया कि मैं अब तक दोनों को साथ बैठा सकूं। तो इस हवाले से उन्होंने मुझे तफसीली बताया भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का जो एरिया है वो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती जुलती है, यानी लाला रहीम जहाँ होते हैं और फिर जो इनकी हलीम आदिल शेख की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसमें काफ़ी सारे मैटर्स हैं। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नर राज भी लगा सकती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ढोल बजाते रहे हैं गवर्नर राज के, और मैं यही कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है वो मौजूदा पीटीआई सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं, जितने भी करप्शन है, जितनी भी अवाम दुश्मन पॉलिसी हैं, जितनी सूबाई दुश्मन पॉलिसीज हैं, और ये एनएफसी के दुश्मन है, ये 18th अमेंडमेंट के दुश्मन है, उसमें रुकावट है पीपुल्स पार्टी। उसको हटाने के लिए इनको जो भी शौक पूरा करना है, इसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बड़े यात्राएं की थी पूरे सूबे के अंदर, मगर इनके अंदर बड़ी गड़बड़ है। मैं आपको ये बताऊं कि इनके अंदर बड़ी गड़बड़ है। इनके जो संजीदा लोग हैं वो बड़े परेशान हैं कि जो माइग्रेट करके पार्टी में आए हैं वो इन पोजीशन पे कैसे चले गए हैं। चलो, ये मामला उनका अपना मामला है, मगर मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी रवश तब्दील नहीं की तो मैं इनके खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखता हूं और एक नई चीजें लेके आने का इरादा रखता हूं। ये चीजें आज मैंने कुछ रखी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इनके खिलाफ जो इंक्वायरीज, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो रुकावटें बनती हैं, जो इनको ब्लॉक करवा देती हैं, वो ही कुव्वतें हैं जो
एस अकबर खान केस में 6 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो केस की जो है वो सही फैसला नहीं देने देती। तो हलीम आदिल शेख साहब को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि मैं अनकरीब उनके खिलाफ एक दूसरे सबूत भी आवाम के साथ लेके आऊंगा और उन इदारों से भी सवाल करूंगा कि क्या आपको और भी सबूत चाहिए, और उस नैब से पूछूंगा कि आप शक की बुनियादों पर लोगों को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में कत्ल कर देते हैं। इस कातिल नैब से मैं पूछना चाहूंगा कि वही इल्जाम अगर पीपुल्स पार्टी के एंटी लोगों पे है तो उस पे वो नींद की गोलियां खा के क्यों सोई होती है? क्या सिर्फ यही वजह है कि कुछ वीडियोस चली थी चेयरमैन साहब के खिलाफ, अब उनको डर है कि हुक्मरान कोई और वीडियो ना चला दे? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के रियल एस साहब के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज धामरा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आजिज धामरा हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। छोटा सा एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे स्टील मिल के उन मुलाजमीन के हवाले से जिनको बरतरफ किया गया, उसके बाद उनको घरों को खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया। ये वो मुलाजमीन हैं जो पाकिस्तान स्टील मिल में काम कर रहे थे और उसके बाद इन बरतरफ मुलाजमीन ने जो है वो पहले तो ट्रेन लाइन पर धरना दिया, उसके बाद हिंदू हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद वो धरना ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब चेयरमैन स्टील मिल के घर का जो है वो घेराव किया हुआ है और वहाँ पे धरना मौजूद है जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े समेत एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। आज वहाँ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम साहब तशरीफ़ ले गए और उन जो मज़दूर रहनुमाओं हैं उनसे मुलाकात हुई और साथ ही साथ वहाँ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों को रोज़गार देने के बजाय बेरोज़गार कर रही है। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक का भी जिक्र किया गया और इस हवाले से ये भी कहा गया कि तकरीबन 250 अरब से ज़्यादा रुपए के इलेक्ट्रिक के माफ़ करने की बातें की जा रही हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक का इस बात पे लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी उसामा भाई, क्या कहते हैं सर, आज जो है ये काफ़ी दिन हो गए हैं धरना चल रहा है, लेकिन सर आप ये नहीं समझते कि सिस्टम के बजाय एक शख्स के घर के बाहर धरना देना, एहतजाज करना, ये बात ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन देखिए बात को असल में इस तनाजुर में देखा जाता है कि जो तमाम मामला से आइसोलेशन में कोई वाकया रूनुमा हो रहा है, तो ये वाकया ऐसा तो नहीं है। स्टील मिल के हवाले से बारहा ये बात कही गई है कि स्टील मिल इस पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। पूरे मुल्क में 70 साल की तारीख में एक ही स्टील मिल बनी है, लेकिन उसको एक मुसलसल इंजीनियरिंग के जरिए इस मुकाम तक पहुंचा दिया गया और उसको गैस बंद करके उसके ड्यूज तो के इलेक्ट्रिक के भी बाकी हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक को बंद नहीं किया जाता और स्टील मिल को बाकायदा बंद किया गया। और बहुत वाज़ेह है ये बात कि इसमें हुक्मरानों के मफादात हैं। जो मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन शोर मचा रहे हैं, रेलवे लाइन के ऊपर जाके धरने दे रहे हैं, सड़कों के ऊपर धरने दे रहे हैं। आपने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के घर के बाहर धरना देना, देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव जितने अहम है उतना ही दीगर शहरी भी तो अहम है। पाकिस्तान का हर शहरी उसी इज्जत, उसी एहतराम के काबिल है जिस एहतराम के काबिल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और जो अगर उनको कोई परेशानी हो रही है तो इससे उनको ये इस बात का अंदाजा करना चाहिए कि आम आदमी जिसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, जिसके सर छुपाने के लिए कोई दूसरी छत नहीं है, जिसने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क के एक इदारे को चलाने के लिए सर्फ कर दी, जिसके खून और पसीने की कमाई से इस मुल्क के अंदर जो है फौलादी सनत का पहिया घूमा है, आप उसको बैक जुम्बिश कलम, बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के, बगैर किसी मराहत के, बगैर किसी माली सहारे के, आप बैक जुम्बिश कलम ये कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह बंद, आपकी मुलाजमत खत्म, आपका घर, आपकी छत आपसे वापस ली जा रही है। अब आप सड़क पे जाके बैठते हैं, आप खुदकशी करते हैं, आपके बच्चे बेयारो मददगार हो जाते हैं, आपके घर फाके होते हैं। हमें इससे कोई गरज नहीं है। ये है गवर्नमेंट, ये है रियासत और ये है एक इदारे के सरबराह का किरदार। तो फिर
क्यों नहीं उसके घर के बाहर जाके लोगों को, वो कोई उनके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, वो तो उनसे भीख मांग रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि हुजूर आप हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, आप इस केस को लड़िए, आप इसको बंद करने के इकदाम नहीं कीजिए। और हुकूमत ये काम कर रही है, जिसको हम माँ की तरह समझते हैं, रियासत माँ की तरह समझते हैं। ये माँ है, सौतेली माँ है, ये सरपरस्त है, सौतेले तो वो यही तो कह रहे हैं। तो उनकी तो कोई, उनकी यानी वो सारा इशू कि जिसकी वजह से वो वहां पे शोर मचा रहे हैं, ये जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आप उस रद्द-ए-अमल पे बात शुरू कर दें। और जो अमल हो रहा है, जो बहुत ही भयानक अमल है, जो भयानक अमल हजारों खवातीन को, इज्जत माब खवातीन को, बाइज्जत बूढ़ों को इस पर मजबूर कर रहे हैं कि वो बाहर निकल के खुले आसमान के नीचे इस सर्द मौसम में फरियाद कर रहे हैं कि हुजूर हमारी जिंदगियों का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का कुछ सोचिए, हमने इस मुल्क के इदारे की खिदमत की है। तो उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनको कोई उनके बारे में कोई चैनल उनके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रहा। आपका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौजू के ऊपर बात की, चले चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से ही बात की कि उनको मुश्किल हो रही है, इसी हवाले से बात की, लेकिन बात तो आपने की ना। देखिए बात तो आप रद्द-ए-अमल पे कर रहे हैं कि वो रद्द-ए-अमल गलत कर रहे हैं। अगर वो गलत रद्द-ए-अमल भी कर रहे हैं, एक लम्हे को मान लीजिए, तो वो गलत रद्द-ए-अमल क्यों कर रहे हैं? कोई है उनसे पूछने वाला, कोई है उनके सर पे हाथ रखने वाला? इस वक्त मैं और आप ठंडे कमरों में आराम से चाय पी रहे हैं और वो खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ औरतें बैठी हुई हैं, जो कभी आम हालात में कभी घर से बाहर नहीं निकलती। तो देखिए इस मुल्क के हुक्मरानों को आप कर दें, जो मर्जी चाहे आप कर दें, आप बादशाह सलामत हैं, आप जो है वो बहुत आलीजा हैं, आपकी शान में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक हुकूमत का, मैं एक हुकूमत को नहीं कह रहा जी, ये तो सर पॉलिसीज हैं जो हुकूमत दर हुकूमत चलती हैं, चल रही हैं, यही काम ये कर रहे हैं। इससे पहले नवाज शरीफ ने ये काम किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने ये काम किया, उससे पहले मुशर्रफ ने यही काम किया। ये तो हुकूमतों का तसलसल है, हुकूमतें बदलती हैं, पॉलिसियां नहीं बदल रही। ठीक है उसामा भाई जी। सर क्योंकि वक्त यानी प्रोग्राम में वक्त की कमी है, इसलिए हम आपसे इस मौजू पे कंटिन्यू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।